नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संभाव्य और गैर संभाव्य प्रतिचयन, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट की एग्जाम में 2020 में तो बहुत बार आए हुए। ओके, तो चलिए चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डेली डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, और उस सैम्पलिंग के कितने टाइप्स है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है उसकी आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले सैम्पलिंग क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताती हूँ। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको रिसर्च मैथडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड का फोल्डर मिलेगा। वहाँ पर आपको सारे के सारे रिसर्च के जो भी वीडियोस है मैंने बनाए हुए हैं, ये जो सारे टाइप्स है उसे डिटेल्स में समझाए हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर भी आप डिटेल्स में वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी शॉर्ट में समझते हैं कि सैंपल क्या है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कुकर के अंदर हम चावल बनाते हैं, है ना, चावल पकाते हैं। तो वो चावल जो होता है उनमें से अभी हमें ये चेक करना है कि भाई कुकर के चावल पक गए हैं या नहीं पक गए। तो हम क्या करते हैं, एक चम्मच में थोड़े से चावल को लेते हैं और चेक करते हैं कि भैया देखिए चावल पके ही कि नहीं। तो अगर चम्मच के चावल को दबाकर हम देखते हैं, अगर वो पक गए तो हम क्या मानते हैं कि भाई कुकर के जो सारे चावल है वो क्या हो गए होंगे, पक गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर जस्ट इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको ये समझना है कि कुकर के जो भी चावल है वो सारी हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी रिसर्चर होता है उसे अपने टॉपिक के अनुसार अपने एरिया में क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है। ओके, तो उसने जो भी एरिया सिलेक्ट किया होता है तो उस एरिया में उसने जो भी लोग लिए हैं अपने अंदर, कि जैसे कि मान लीजिए कि उसने ले लिए कि भैया गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर। तो पूरे के पूरे जो भी उसी एरिया के जो गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर जितने भी होंगे वो उनका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। अब उनमें से भी वो क्या करेगा, कुछ लोगों को चुनेगा। मान लीजिए कि गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर जो है उनकी संख्या मान लीजिए 1000 है। ओके, तो वो 1000 लोगों पर तो रिसर्च करने जाएगा, तो वो उसका टाइम कितना ख़राब होगा, उसका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये सारी बातें उसके लिए क्या हो जाती है, एक मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी में उसे क्या करना पड़ता है, सैंपल लेना पड़ता है। तो वो सैंपल कैसे लेगा, तो देखिए ये जो गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर उसके एरिया के जो जितने भी है वो उसकी पॉपुलेशन हो गई, यानी कि कुकर के अंदर के चावल हो गए। ओके, फिर वो क्या करेगा, उन गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स में से कुछ लोगों को चुन लेगा। ओके, ये जो कुछ लोगों को उसने चुना, यानी कि चम्मच, जिस तरीके से चम्मच से हमने क्या किया, कुकर में से चावल को ले लिया। ओके, तो ये चम्मच वाले जो चावल थे वो होंगे आपके, उसने जो टोटल गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर थे उसके एरिया के, उनमें से जो कुछ लोगों को चुना तो वो हो गए उसका सैंपल। ओके, बहुत ही इजी भाषा में अगर समझो तो। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये सैंपल वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन होती है हमारे रिसर्च के क्षेत्र में। उनमें से हम क्या करते हैं, सैंपल को चुन लेते हुए, सैंपल को तो हमने चुन लिया, लेकिन उस सैंपल को चुनने के लिए हमें कुछ विधियाँ, कुछ मेथड यूज़ करनी पड़ती है ना, कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। तो उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। ओके, वो हमने क्या किया, सैम्पलिंग किया। तो जो प्रोसेस की हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को चुनने की, तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस, या तो फिर हम उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग। ओके, समझ में आ गया कि सैम्पलिंग क्या है। अभी आगे बात करते हैं दोस्तों कि सैम्पलिंग के बाद हमें ये देखना है कि जो सैम्पलिंग होती है उसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगा
कि जहाँ पर कोई भी हम किसी को भी लेते हैं तो उसके चुने जाने की जो संभावना होती है वो समान होती है, वो स्वतंत्र रूप से होती है। ओके, तो ये समानता और स्वतंत्रता, ये दो शब्द आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ओके, अब कैसे? तो मान लीजिए कि एक थैला है, थैले के अंदर 10 बॉल है अलग अलग कलर के। ओके, अब देखिए आपको कोई कहता है कि भाई थैले में से आप ना 2 बॉल निकालो, तो आप क्या करोगे? 2 बॉल्स निकालेंगे, है ना। तो थैले में आपको कुछ देखना नहीं है भैया कि कैसे कौन से कलर का लूँ, क्या लूँ, ऐसे ही हाथ डाल लो थैले में और जो भी हाथ में आता है वो 2 बॉल्स को आप ले उठा लो। ओके, दोनों हाथों से आप एक एक बॉल्स को उठा लेते हैं। अब देखिए 10 जो बॉल थे वो सभी क्या थे? अलग अलग कलर के थे। तो आपको क्या पता कि कौन सा कलर वाला बॉल आपके हाथ में आने वाला है? थैले में हाथ डालोगे तब, है ना, नहीं पता होता ना। तो आपने जैसे ही अंदर हाथ डाला और मान लीजिए 10 कलर में से 2 कलर अलग अलग कलर वाले 2 बॉल्स आपके हाथ में बाहर आ गए। अब आपके हाथ में जो भी, मान लीजिए एक रेड वाला बॉल आ गया और एक आ गया आपका येलो वाला बॉल। तो देखिए यहाँ पर क्या संभावना बनती थी कि ये जो चुने जाने की, जो रेड रंग के जो बॉल है उसको चुने जाने की संभावना कितनी थी? तो बराबर बराबर की थी। अब अभी देखिए आपने हाथ डाला तो आपके हाथ में रेड आया, एक हाथ में येलो आया। हो सकता है कि अगर दूसरे रंग का भी आ सकता था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने अपनी पसंदगी से वहाँ से बॉल को नहीं निकाला। ओके, ऐसे ही हमने रैंडमली सिस्टम से उसे क्या किया है? निकाला है। तो जहाँ पर भी आपको रैंडमली सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि जहाँ पर हम रैंडमली विधियों का यूज़ करके किसी सैंपल को चुनते हैं, तो वो विधि आपकी हो जाएगी क्या? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर हमने देखा रेड और येलो हमारे हाथ में आए तो उनके चुने जाने की संभावना कैसी थी? बराबर बराबर की थी, यानी कि समान थी, है ना। यहाँ पर उसे, ऐसा तो हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात किया नहीं है, जो आया उसे उठा लिया हमने, है ना। तो यहाँ पर उन सभी जो 10 बॉल थे, 10 बॉल जो थे उनके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर थी। ओके, यानी कि 10 में से कोई भी बॉल हमारे हाथ में आ सकता था। ओके, तो ये क्या हो गई? उनके चुने जाने की संभावना समान थी और फिर सभी क्या थी? एक दूसरे से स्वतंत्र थे, यानी कि इंडिपेंडेंट थे। ओके, तो यहाँ पर जो भी इकाई होगी, जो भी सेट होगा जिसे हम अपने रिसर्च के लिए चुनते हैं, ओके, सैंपल को, तो वो सैंपल कैसा होगा हमारे लिए? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा कि वो उनके चुने जाने की संभावना समान होगी और स्वतंत्र रूप से होगी। ओके, तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ओके, रैंडमली विधियों का यहाँ पर यूज होता है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो देखिए दोस्तों, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा? तो यहाँ पर हम ना किसी रैंडमली विधि का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, मुझे जो पसंद है उसी को मैं लूँगी। ओके, मुझे लगता है कि भैया चलिए मेरे रिसर्च में यहाँ से पास वाले बगल में रहने वाले जो मान लीजिए रामबाई है, तो उनका बेटा जो मेरे रिसर्च के काम में आने वाला है, तो मैं उसे उठाकर अपने रिसर्च के लिए ले लूँगी। ओके, यहाँ पर जिनको भी मैं चुनूँगी वहाँ पर किसी के चुने जाने की संभावना समान नहीं होगी और ना ही स्वतंत्र होगी। यहाँ पर क्या होगा? मैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने हेतु के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी ले सकती हूँ, जबकि प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा नहीं करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हम सभी के चुने जाने की वहाँ पर संभावना बराबर बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार लेती हूँ, अब मुझे जो पसंद है उसी को मैं लेती हूँ, है ना। तो वो हो जाएगी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई होप कि प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर डिटेल्स में जानना है तो मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर रिसर्च मैथडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों फोल्डर में एक सेम ही वीडियो वहाँ पर डाले हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, मेन इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपकी है कि यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि भैया निम्न में से कौन से
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं। ओके, या तो फिर आपको ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स है, इस टाइप से पूछे जाएंगे। ओके, बाद में हम देखते हैं कि दो क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं लास्ट में। चले, तो यहाँ पर याद रखिए कि संभाव्य प्रतिचयन, जिसे हम प्रतिदर्श भी बोलते हैं। ओके, अगर आपको प्रतिचयन की जगह प्रतिदर्श शब्द दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो संभाव्य प्रतिचयन यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या होगा, तो एक तो आपका होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं दिया है, तो अगर आपको रैंडम सैम्पलिंग दिया है तो उसका मतलब यही होगा। ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर आपका प्रोबेबिलिटी में दूसरा आएगा एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, तीसरा आएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। चौथा आएगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और पांचवा आपका आएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ओके, ये 5 जो है, अगर आपने इसे याद रख लिए तो इन सारों को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग के बहुत सारे नाम हैं। ओके, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर ये फिक्स है 5 नाम, तो आपको ये 5 नाम ही याद रखने। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे रैंडम सैम्पलिंग या तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, या तो हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। ओके, उसके बाद है एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, या तो फिर हम उसे बोलते हैं हिंदी में क्षेत्र या गुच्छ प्रतिचयन। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्तरीकृत प्रतिचयन। ओके, चौथा आपका आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन। और पांचवा आपका आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ओके, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, एक आपका आएगा कोटा सैम्पलिंग, दूसरा आएगा कोटा सैम्पलिंग को यथांश प्रतिचयन भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक एडवाइस देती हूँ कि आप लोगों ना इनमें इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। ओके, तो इंग्लिश में ही आपको इनको याद रखना है। कोटा सैम्पलिंग हो गया, उसके बाद हो गया आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जिसे बोलते हैं आकस्मिक या प्रासंगिक प्रतिचयन। उसके बाद आपका आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसे हिमगेंद सैंपल कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। उसके बाद आपका आता है जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं निर्णायक प्रतिचयन। उसके बाद आपका आता है कन्विंस सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं सुविधानुसार प्रतिचयन। उसके बाद है डेंस सैम्पलिंग, जिसे बोलते हैं घनीभूत प्रतिचयन। उसके बाद आते हैं सैचुरेशन सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं संतृप्ति प्रतिचयन। और उसके बाद है आपका डिमेंशनल सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं विमात्मक सैम्पलिंग। ये डिमेंशनल सैम्पलिंग जो होता है वो आपका कोटा सैम्पलिंग का ही एक हिस्सा होता है। ओके, तो ये जो है ये सारे सैम्पलिंग के टाइप्स है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन बार बार यूजीसी में पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी भी आपको ट्रिक बता देती हूँ, आपको ओनली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम याद रख लेने हैं, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। ओके, याद रह जाने वाले 5 ही नाम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 5 के 5 बहुत ही ईजी है। ओके, समझने में। तो ये 5 अगर आपको याद रह गए तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है कि निम्न में से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ताकि आपको ये 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ओके, चले दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 29 सितंबर 2020 को पूछा गया है, तो उसी यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियाँ शोध में असंभाव्यता आधारित है। यानी कि यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन को देखना होगा अगर आपको नीचे हिंदी में समझ नहीं आता है तो। ओके, तो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो रिसर्च की मेथड है सैम्पलिंग की, उसे यहाँ पर आपको ढूंढना है। ओके, तो इसका आंसर अब आपको अच्छे से आएगा, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपका है यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 को लिया गया। ओके, तो इसका ये क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या है
कि प्रतिचयन प्रतिक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। कहाँ पर बात की थी हमने? स्वतंत्र और समान इकाइयों को जो चुनने का अवसर कहाँ पर हमें प्रदान होता है, तो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने बात की थी, है ना। वो थैले वाला एग्जाम्पल याद रखना है कि जिनके चुने जाने की संभावना कैसे होती, समान होती है, स्वतंत्र होती। ओके, ये बात आपको, ये वर्ड ना अपने दिमाग में छप देना है। और देखिए यहाँ पर आपको ये बात बताई गई, तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि यहाँ से हमें किसे चुनना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को चुनना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जितनी भी मेथड्स यहाँ पर आती है, तो उनका आंसर भी आपको मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, लगता है आपको कि मैम ने जो मेहनत की है बहुत अच्छी की है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में जवाब जरूर देना। ओके, चलिए दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।